हेलो एंड वेलकम टू एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम। हमारे उर्दू बोलने वाले दोस्तों का भी बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान है आपके लिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लोग डील करते हैं, जिसमें सबसे अहम नाम एम्बेसडर मार्क ग्रोसमैन का आप जानते हैं, उनके नंबर 2 मिस्टर टिम लेंडरकिंग, वेलकम टू द शो। My pleasure. Thank you for having me. Right now you are the number 2 after Mark Grossman, and you're very involved in Pakistan and Afghanistan, aren't you? Yes, I mean, you can imagine that we have an extremely full plate of issues with both countries. Both are key relationships for the United States, and these are critical times for the region. And so we're trying to do our best to promote stability in Afghanistan and work with the Pakistani leadership to do the same and support Pakistan's future as well. We also have another guest with us. हमारे साथ एक और बहुत स्पेशल मेहमान है आज शो में। आपको याद होगा पिछली जुमेरात को हमने अनाउंस किया था हमारे शो का नाम, जो कि आप लोगों ने चूज़ किया था, एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम। उसके 2 विनर्स थे, पेशेंस टिलेसी न्यूयॉर्क, और दूसरे मेहमान जो बन्नू से हमारे साथ हैं, असमत रज़मक साहब। असमत वज़ीर साहब, जो फेसबुक पे असमत रज़मक इसलिए लिखते हैं कि फेसबुक में असमत साहब आप रज़मक के इलाके से हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान की एजेंसी से। आपको बहुत बहुत खुशामदीद शो में। ये बताइए, आप हमारी आवाज़ बिल्कुल साफ सुन सकते हैं? यस आयशा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कंपटीशन जीतने पे। आपका कैमरा हम आपको मेल कर देंगे या इस्लामाबाद में आप तक पहुंचा देंगे जब आप छुट्टियों में इस्लामाबाद आए। थोड़ा सा आपका तारुफ करा दूं, असमत रज़मक साहब बन्नू यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। असमत रज़मक साहब, हमारे साथ मिस्टर टिम लेंडरकिंग हैं जो अमरीकी महकमा ख़ारजा में हैं। आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे? यस, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपके गेस्ट से टेररिज्म के डिफिनेशन के हवाले से है कि वो टेररिज्म को डिफाइन करे कि इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है, और अगर उसका डिफिनेशन वो इस तरह करे कि टेररिज्म मासूम लोगों को मारना है, तो फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान और ट्राइबल एरियाज में जो ड्रोन अटैक्स में बहुत सारे मासूम लोग मर गए, कोलेटरल डैमेज जिसको वो कहते हैं, तो उसको वो क्या नाम देते हैं? वो टेररिज्म नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया असमत साहब। Tim, the first question coming to you right from the Northern Waziristan Agency, which is very important, as you know, in American-Pakistani relationships, is how does the US define terrorism? And in his words, if terrorism is killing innocent people, then what does the US call the innocent lives that are lost in Afghanistan and Pakistan due to drone strikes? No, that's a great question. I think, and a very, very important one. So I thank you for that. I think the way that we approach the issue of terrorism is to, if I could, hazard a definition, it is the act of inflicting terror on civilians or on the population to achieve some end. Stated or otherwise. But I think it's very important to note that both of our countries, the United States and Pakistan, have, I think, a joint struggle that we're engaging in together. I think we have very important common interests here that we're trying to work with Pakistan on. And so the death of any civilian or any innocent life, I think, is a tragic thing. And I know that Pakistan, I'm sure, tries to limit any civilian casualties. We certainly try to do that in Afghanistan as well. And Pakistan has suffered heavily. There have been more than 30,000 civilian deaths, as Asmat, you will agree, Asmat. So let me just translate a little bit of what you said, Tim, to our audience. Tim Leंडरकिंग का ये कहना था कि अमेरिका के ख्याल में टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आम शहरियों के दिल में दहशत और खौफ पैदा करते हैं। ये माना कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत से मासूम लोगों की जान जा रही है, जिसमें कि वो टेररिस्ट अटैक्स भी, वो ख़ुदकुश बम हमले, वो दीगर हमले भी शामिल हैं जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है और अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर भी, कि ये जो दहशत गर्द हमले हैं और ख़ास तौर पर जो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं उनको कम किया जाए।
और उनका ये भी कहना था, क्योंकि उनसे सवाल ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से पूछा गया था, कि अमेरिका को किसी भी मासूम शख्स के जान जाने पर अफसोस है। थैंक यू वेरी मच असमत फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे बिकॉज हमारे पास स्काइप पर एक और भी मेहमान है और आपसे हमारा राब्ता रहेगा। अगेन थैंक यू। Since we're talking about deaths, Tim, our next question is coming about another kind of deaths, which is the deaths that happened at the Salalah checkpost on November last year, November 26th, I think. 24 Pakistani soldiers died. It was a NATO strike, and the Pakistanis and several people, including Nafis Bazmi from Lahore and several other people, want to know, why is the U.S. not apologizing? That was a terrible incident that took place in November of last year. It was an accident. Both sides, I think, or all three sides, have worked together to try and decipher what happened and why. And I want your viewers to know that the United States has expressed condolences on many occasions in different ways to the Pakistani leadership and to the Pakistani people. I have not had a chance to do that publicly, and I would like to add my voice to the Secretary of State and senior U.S. military officials who have also expressed our condolences. There's no question that we feel this loss deeply. These were Pakistani soldiers who were, defending their country and are lost in this unfortunate incident, and lost not only to the military but to the nation and to their families. And so I think we all feel this. We all feel these deaths very, very directly, and I think that both of our countries have sought to work together to ensure that incidents like this never take place again. Thank you, Tim. Let me just explain very briefly. सवाल ये था कि हम हलाकतों पे बात कर रहे हैं, तो सलाला की चेक पोस्ट पर गुज़िश्ता बरस नवंबर में जो पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए, उन पर अमेरिका माफ़ी क्यों नहीं मांगता? मिस्टर लेंडकिंग का जवाब ये था कि एक बहुत अफसोसनाक हादसा था, और अमरीकी इंतज़ामिया ने, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन भी शामिल हैं, इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। जो फ़ौजी हलाक हुए थे उनके ख़ानदान वालों से ताज़ियत भी की है, पाकिस्तानी सरकारी एहलकारों से भी और पाकिस्तानी अवाम से भी ताज़ियत की और अफसोस का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि अगरचे वो पब्लिकली आम लोगों के सामने अब तक ताज़ियत नहीं कर सके, अफसोस नहीं कर सके, लेकिन वो भी अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि ये वाक़या हुआ, और हलाक होने वालों पर, जिनकी जानें गई हैं, उस पर वो ताज़ियत का इजहार करते हैं। Tim, let me move on to another thing that's very important for Pakistan, and we will probably come back to drone strikes and other things. Energy crisis in Pakistan. This program goes on the web, and a lot of our viewers say, well, we don't have electricity at the time. And you'd be happy to know that our viewers are not just from Pakistan. So this is Rumanvi Fred from Turkey, who's asking, if US is sincere with peace inside Pakistan, why doesn't it invest in the energy sector of Pakistan? And why doesn't it try to produce and deliver electricity on cheap prices in Pakistan? Well, we do actually work. First of all, I think we recognize that the energy sector is a key area for Pakistan, and we've seen that there have been extensive blackouts and brownouts and load shedding and some demonstrations in Pakistan, and some people have even lost their lives. So we've seen that this is something that is hugely important to the Pakistani people. And I am very glad to say that U.S.-funded contributions to the energy sector in Pakistan have added somewhere in the nature of 400 megawatts to Pakistan's energy grid. And if our estimates are correct, this is enough energy to supply about 900,000 families, which we figure about 6 million people in Pakistan. I think that's an important contribution. And by 2013, if these trends continue, we will have added about 900 megawatts to Pakistan's electrical grid. So, and you're doing it through which projects? We're doing it through U.S. aid and a variety of other mechanisms that we have in place to support
Pakistan across, a number of different sectors. And so, I mean, I think there's very strong recognition in the United States that this is a key area for Pakistan, and we'd like to do as much as we can to support Pakistan's energy growth. Okay, now let me just translate that. हमारा सवाल ये था, और ये सवाल हमें तुर्की से आया था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से मुखलिस है तो पाकिस्तान के जो तवानाई के मसाइल है उन्हें हल करने की कोशिश क्यों नहीं करता। उसके जवाब में मिस्टर लेंडकिंग ने हमें ये बताया है कि अमेरिका इस वक्त यूएस एड और दीगर ज़राए से पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स चला रहा है जो बिजली पैदा कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस वक्त 400 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में अमेरिकी प्रोजेक्ट्स की वजह से पैदा की जा रही है, जो 9 लाख खानदानों को बिजली फराहम करती है। उनका ये कहना था कि 2013 तक पाकिस्तान में अमरीकी मदद से पैदा होने वाली बिजली 900 मेगावाट तक हो जाएगी और इसके वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मगर मैं उनसे अगला सवाल वो करूंगी जो हमारे एक व्यूअर ने फेसबुक पर पूछा था, और वो था ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से। Tim, you probably understood the follow-up question which also came on Facebook, which is when we're talking about energy and we're talking about Pakistan, why is the US opposed to the Iran gas pipeline, which Pakistan believes is essential to help it with its energy needs? Unfortunately, this particular project would put Pakistan at odds with the international sanctions regime on Iran, and so we have tried to, strongly encourage Pakistan not to pursue this, and I think that message has been relayed in a number of channels. I think I don't think there's any sort of one solution to Pakistan's energy situation. It will require a variety of tools, I think, being brought to bear. And so I would highlight, some of the discussions that we've had with the region on the new Silk Road is promoting, the possibility of promoting energy in Pakistan. I think there's what we call TAPI, the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India pipeline, which has potential also and needs to be, I think, exploited by all 4 countries to help contribute to Pakistan's energy crisis. Okay, let me just quickly translate it and then we have another guest on Skype. We'll get to that. Mr. Lendeking का ये कहना था कि ईरान गैस पाइपलाइन का मसला ये है कि इस वक्त ईरान पर आलमी पाबंदियां हैं और अगर पाकिस्तान इस मंसूबे में शामिल होता है तो वो उन आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करेगा। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का कोई एक हल नहीं है, उसको बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करना पड़ेगा। उसमें ये भी उन्होंने कहा कि एक और पाइपलाइन है जिसको टैपी कहा जाता है, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपने तवानाई के मसाइल का हल इस अंदाज में करे कि इस वक्त जो आलमी जो दुनिया की एक एग्रीमेंट है जिस चीज़ पर कि ईरान पर पाबंदियाँ लगानी है उसकी खिलाफ वर्जी ना करे। Tim, we have another guest with us. Let me welcome her. This is Farhat Haq, who is the chair of the Department of Political Science in Monmouth College. Farhat, welcome to the show. जी शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। फरहत, मैं अपने जो हमारे उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं हमें देख रहे हैं उनसे भी आपको मुतारिफ करा दूं। हमारे साथ फरहत हक शामिल हैं जो कि मॉनमथ कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को चेयर करती हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन आलमी सियासत पर गहरी नज़र भी रखती हैं, पढ़ाती भी हैं। हमारे मेहमान से सवाल पूछेंगी। फरहत, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी आपके जो ये गेस्ट हैं उनसे इस वक्त? जी आप हमारे मेहमान से हमारे साथ। जी should I ask my question in English first? Please do, Farhat, and let me just introduce Mr. Tim Lendeking is the Director of Pakistan Affairs at State Department in Mark Grossman's office, Ambassador Mark Grossman's office. So you can ask in English and then I'll translate the question and answer in Urdu. So my question to Mr. Lendeking is that, I go to Pakistan every year and I've been also teaching there for summer courses at LUMS in Lahore. And what strikes me often is the communication gap that exists between Pakistan and United States. United States seems to really have a very serious problem in terms of its public diplomacy in Pakistan. Why is it that it seems to not be very successful at getting its view of what it wants in Pakistan across very successfully?
Well, thank you for that question. I think that's a really important area. I hear in my travels to Pakistan, fortunately I'm able to go pretty often to Pakistan, and I also lived there in my younger years. And so I'm well aware of the issue that you raise, and believe me, it concerns us. And we have a very hardworking and committed group of people, both within the State Department and at our embassy in Islamabad and at our consulates, who are really committed to trying to cut through some of the difficult misunderstandings that our two countries have. And I think there are many ways that we can do that, one of which is promoting these, what we call people-to-people exchanges, where Pakistanis have the opportunity to come to the United States. And I'm very honored that Pakistan is the largest participant of any country in the world in terms of people-to-people exchanges. Just last week, for example, there was a group of Pakistani musicians, journalists, artists, and business people all here to talk about this very issue with us and with Pakistani Americans, who are also increasingly entering this discussion as well. And so we have a very lively exchange with Pakistani Americans about, how do we understand each other better? Because I think there's also a lot of misunderstanding on Pakistan's side. And when I look at the Pakistani newspapers, I'm often struck at how much misinformation and misunderstanding is reflected there. And so I think it's a very, very important task, and there are all kinds of people, I think, that can be brought to bear. It's not really a job for the government. We can contribute a little bit, but I really look forward to people like yourself, professors and academics and experts and think tank people and business people getting together, because ultimately this is this kind of interaction that's going to sustain the relationship in the future. It's not interactions between officials like myself and the senior leadership in Pakistan. All that's very important. But let's get the people talking, because that opens up all kinds of possibilities. Thanks, Tim, and thank you, Farhat. Let me just translate the question and the answer in Urdu. Farhat Haq, जो यहाँ पर मोहम्मद कॉलेज में सियासी पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट की चेयर हैं, उनका ये सवाल था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ पब्लिक डिप्लोमेसी में इतना कामयाब क्यों नहीं हो रहा? ये क्या वजह है कि अमेरिका का इमेज बावजूद कोशिश के पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो रहा? और मिस्टर टिम लेंडिकिन का जवाब ये था, उन्होंने इतराफ़ किया कि ये एक बड़ा मसला है। उनका ये कहना था कि महकमा ख़ारजा में भी, इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो अमरीकी कौंसल खाने हैं, उनमें बहुत मेहनती लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ दूर की जाएँ। उनका ये कहना था कि इसीलिए पाकिस्तान से बहुत से ग्रुप्स भी अमरीका आते हैं। मसलन पिछले हफ्ते सहाफ़ियों, फ़नकारों और बिजनेसमैनों का एक बड़ा ग्रुप अमरीका आया था और इन्हीं मसाइल पर बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि इसमें मसला थोड़ा सा पाकिस्तानी साइड पर भी है, क्योंकि पाकिस्तानी अखबारात को उठाकर देखें तो जिस तरीके से अमेरिका को पेश किया जाता है और अमेरिकी पॉलिसी को पेश किया जाता है, उससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि इस मसले का हल ये नहीं है कि उन जैसे जो अफसरान और सरकारी एहलकार और सरकारी ऑफिशल्स हैं वो एक दूसरे से मिलें। इसका हल ये है कि अवाम को एक दूसरे से मिलाया जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसमें इजाफा किया जाए। Thanks a lot, Farhat, for your question, and we were so happy to have you. We hope to see you back. Thanks for your answer, Tim. Let me move on to the next question. The next question is, again, and drone strikes in Salalah have been filling our inboxes lately. The reason being that, as you know, dealing with Pakistani policy, these are very important. So there's another question which I may come back to if there's time, but let's move on to another topic, which is, what is the US's exit plan in Afghanistan when they leave? And this question is coming from Danny Khan on our Facebook page. How is the US planning to reinstate the Afghan local government, make sure it works when they leave? I think what we talk about, an exit plan and endgame and all that, those are unfortunate terms in a sense. I think what we talk about when we talk about Afghanistan is transition, how we transition from our military forces to security being accomplished by the Afghan National Security Forces. And so huge efforts are underway to deepen the capabilities of the ANSF. And at the same time, there's a very substantial international effort underway
which has been reflected in a number of big international engagements in Bonn and of course in May with the NATO summit in Chicago, and looking ahead to Tokyo, where the international community is expressing strong solidarity for Afghan sovereignty, is going to identify, in the case of Tokyo, some mutual agreements that countries will commit to support Afghans' peace and stability. I mean, all of these things are really coming together in a very important way, and I think it's important for our Pakistan viewers here and listeners to understand and be assured that we feel very strongly that Pakistan should be playing a role in these engagements. That Pakistan has very legitimate interests in Afghanistan, and we have a number of mechanisms that enable Pakistan to participate, such as the trilateral or core group. And I'm going to ask you a follow-up question, because since you talk about Pakistani role in Afghanistan, Pakistan is really worried about India's role in Afghanistan. But let me just translate a little bit of what you said. Mr. Lendeking का ये कहना था कि इस वक्त अफगानिस्तान का जो एंड गेम है, जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है 2014 के बाद वहाँ से फौजें निकालने का जो मंसूबा है, उसमें पूरी आलमी बरादरी शामिल है। इसीलिए नेटो की मीटिंग हुई थी शिकागो में, इसीलिए बॉन में मीटिंग हुई थी और टोक्यो में होगी, जिसमें ये सामने आ रहा है कि पूरी आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहती है, उसके लिए कोशिशें भी कर रही है, उसके लिए रकूम भी और अपने प्लेजेस भी कर रही है। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का रोल होना चाहिए और पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। इसीलिए मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इस तशवीश का क्या होगा कि इंडिया अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। मिस्टर लेंडकिंग, इंडिया इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज़ वरीड दैट इट्स overactive. And Pakistan is suspicious that it's spending too much money in Afghanistan, as Pakistan, or at least Pakistani people who are here questioning, are suspicious that India, who's on the eastern border, now wants to squeeze Pakistan from the western border by having bases in Afghanistan. No, I think, it's also our view that India has legitimate interests present and historical in Afghanistan. I don't see that Pakistan's role and India's role are necessarily mutually exclusive. I mean, this is meant to be an international effort, and so it's especially important for the countries, the neighboring countries, and the countries in the immediate region to be supporting this effort. And so anything that undermines this endeavor to create peace and stability in Afghanistan, and to drag Afghanistan back into the old days of many outsiders meddling. I think we're all, with Afghanistan's leadership, trying to move away from that. How is the U.S. going to make sure, or at least in this tense environment, what is the U.S. doing to reassure Pakistan that India's role in Afghanistan is peaceful? It's not going to be political or military meddling, and that Pakistan is safe from this side? Well, we have a very, through our office and Ambassador Grossman, have a very active conversation with India, and we talk to the Indians about regional issues, not only through our office but through the Bureau of South and Central Asian Affairs at the State Department. So, and that's a very, very important relationship, I think, as people can see. The U.S. and Indian relationship, fires on many cylinders, and that is not something that, I, as the director of the Pakistan office, feel should be threatening to Pakistan. I mean, we are very much trying to safeguard and reflect Pakistan's interests also. And for that to happen, we need a strong dialogue with Pakistan. It needs to be stronger than it is now. I think both of our countries realize we have to get beyond this current impasse that we're at and allow the very important interests that we share to be discussed, to be planned on, to be coordinated on, because security issues in Pakistan and the U.S. are aligned in many ways, and I think that's a key part here of the discussion that we need to have, that needs to go forward.
थैंक यू, लेट मी जस्ट ट्रांसलेट दैट। मिस जो सवाल हमने पूछा था वो इंडिया के हवाले से था। जवाब उनका ये था कि इंडिया का अफ़गानिस्तान में एक तारीख़ी रोल रहा है और दोनों ममालिक के तारीख़ी रवाबत भी हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया अफ़गानिस्तान में मिलकर काम कर सकते हैं। ये एक आलमी कोशिश है, ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क हो तो दूसरा ना रहे और दूसरा हो तो एक ना रहे। लेकिन मैंने उनसे ये पूछा कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान को कैसे यकीन दिलाएगा कि इंडिया की अफ़गानिस्तान में कोई फ़ौजी इंटेंशंस नहीं है या इंडिया अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर रहा जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। तो उनका ये कहना था कि अमरीकी महकमा ख़ारजा इस सिलसिले में इंडिया से हर वक्त बातचीत करता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की ज़रूरत है, जो एक एतमाद का फ़ुक़दान है दोनों मुल्कों में, और जो अब बातचीत हो रही है उससे बहुत ज़्यादा चाहिए कि ये फ़ुक़दान कम हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ख़ित्ते के तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। आपके बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए हैं, आपके कमेंट्स भी हैं जो रह गए हैं। आपसे वादा करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में लेके आऊँगी, और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसी तरह रहा, आप लोग सवाल भेजते रहे, तो शायद हम प्रोग्राम का वक्त भी बढ़ा दें। अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करने की इजाज़त चाहती हूँ। Tim, that was all the time we had for today. I was telling our friends who are watching us online that, we were really happy to have you here and to have them answer their question. And I'm sure you'll come back. Absolutely, I'd be delighted to. Wonderful. That's a wonderful, wonderful commitment, because the people of Pakistan want to know these things. As you said, the Pakistani papers do not reflect this point of view. The people of Pakistan want to go straight to, quote unquote, the horse's mouth and get the answers. But thank you very much for being here. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को हम अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देंगे, यूस्ट्रीम पर भी ये प्रोग्राम मौजूद रहेगा। आपसे दरख्वास्त है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी ये प्रोग्राम दिखाइए, वो भी सवाल पूछें। आपके सवाल हम अगली दफ़ा अपने किस मेहमान के सामने रखेंगे, इसको चेक करने के लिए हमारा फेसबुक पेज देखते रहिए। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। हमारे साथ एक और बहुत स्पेशल मेहमान है आज शो में। आपको याद होगा पिछली जुमेरात को हमने अनाउंस किया था हमारे शो का नाम, जो कि आप लोगों ने चूज़ किया था, एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम। उसके 2 विनर्स थे, पेशेंस टिलेसी न्यूयॉर्क, और दूसरे मेहमान जो बन्नू से हमारे साथ हैं, असमत रज़मक साहब। असमत वज़ीर साहब, जो फेसबुक पे असमत रज़मक इसलिए लिखते हैं कि फेसबुक में असमत साहब आप रज़मक के इलाके से हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान की एजेंसी से। आपको बहुत बहुत खुशामदीद शो में। ये बताइए, आप हमारी आवाज़ बिल्कुल साफ सुन सकते हैं? यस आयशा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कंपटीशन जीतने पे। आपका कैमरा हम आपको मेल कर देंगे या इस्लामाबाद में आप तक पहुंचा देंगे जब आप छुट्टियों में इस्लामाबाद आए। थोड़ा सा आपका तारुफ करा दूं, असमत रज़मक साहब बन्नू यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। असमत रज़मक साहब, हमारे साथ मिस्टर टिम लेंडकिंग है जो अमरीकी महकमा ख़ारजा में हैं। आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे? यस, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपके गेस्ट से टेररिज्म के डिफिनेशन के हवाले से है कि वो टेररिज्म को डिफाइन करे कि इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है, और अगर उसका डिफिनेशन वो इस तरह का है कि टेररिज्म मासूम लोगों को मारना है, तो फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान और ट्राइबल एरियाज में जो ड्रोन अटैक्स में बहुत सारे मासूम लोग मर गए, कोलेटरल डैमेज जिसको वो कहते हैं, तो उसको वो क्या नाम देते हैं? वो टेररिज्म नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया असमत साहब। Tim, the first question coming to you right from the Northern Waziristan Agency, Great. which is very important, as you know, in American-Pakistani relationships, is how does the U.S. define terrorism? And in his words, if terrorism is killing innocent people, then what does the U.S. call the innocent lives that are lost? हेलो एंड वेलकम टू एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम। हमारे उर्दू बोलने वाले दोस्तों का भी बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान है आपके लिए, अमरीकी महकमा ख़ारजा में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लोग डील करते हैं, जिसमें सबसे अहम नाम एम्बेसडर मार्क ग्रोसमैन का आप जानते हैं। उनके नंबर 2 मिस्टर टिम लेंडकिंग, वेलकम टू द शो। My pleasure. Thank you for having me. Right now you are the number 2 after Mark Grossman, and you're very involved in Pakistan and Afghanistan, aren't you? Yes, I mean, you can imagine that we have an extremely full plate of issues with both countries. Both are key relationships for the United States, and these are critical times for the region. And so
we're trying to do our best to promote stability in Afghanistan and work with the Pakistani leadership to do the same and support Pakistan's future as well. We also have another guest with us lost in Afghanistan and Pakistan due to drone strikes. No, that's a great question. I think, and a very, very important one. So I thank you for that. I think the way that we approach the issue of terrorism is to, if I could, hazard a definition, it is the act of inflicting terror on civilians or on the population to achieve some end. Stated or otherwise. But I think it's very important to note that both of our countries, the United States and Pakistan, have, I think, a joint struggle that we're engaging in together. I think we have very important common interests here that we're trying to work with Pakistan on. And so the death of any civilian or any innocent life, I think, is a tragic thing. And I know that Pakistan, I'm sure, tries to limit any civilian casualties. We certainly try to do that in Afghanistan as well. And Pakistan has suffered heavily. There have been more than 30,000 civilian deaths, as Asmat, you will agree, Asmat. So let me just translate a little bit of what you said, Tim, to our audience. Tim Lendikin का ये कहना था कि अमेरिका के ख्याल में टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आम शहरियों के दिल में दहशत और खौफ पैदा करते हैं। ये माना कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत से मासूम लोगों की जान जा रही है, जिसमें कि वो टेररिस्ट अटैक्स भी, वो खुदकुश बम हमले, वो दीगर हमले भी शामिल हैं जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है और अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर भी कि ये जो दहशतगर्द हमले हैं और ख़ास तौर पर जो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं उनको कम किया जाए। और उनका ये भी कहना था, क्योंकि उनसे सवाल ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से पूछा गया था, कि